हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाभिकीय संघटक के बारे में, मतलब नाभिक किस किस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, संगठन या संघटक बोल दो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जब देखा गया कि नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो पहले अनुमान लगाया गया ये कि नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी होता है। स्टार्टिंग में यही बोला गया कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था भाई, कि जो नाभिक है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो उस वक्त तक ये बताया गया कि नाभिक में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हालांकि बाद में उसको गलत साबित कर दिया गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात कि नाभिक में एक और पाया गया अवयव, क्या पाया गया, न्यूट्रॉन पाया गया। वो इस तरीके से पाया गया कि भाई नाभिक में जैसे मान लो अल्फा था, अल्फा कण था, तो उसमें 2 प्रोटॉन होने चाहिए क्योंकि 2 यूनिट उस पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश होता है। लेकिन नाभिक का जो द्रव्यमान पाया गया ना, वो 2 प्रोटॉन से ज्यादा पाया गया और लगभग इंटीग्रल मल्टीपल पाया गया, मतलब लगभग उसका पूर्ण गुणज पाया गया। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज ऑलमोस्ट लगभग पाया गया। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, 3 है, उसका जो नाभिक का द्रव्यमान पाया गया 1:2:3 के रेशियो में पाया गया। जबकि इनके पास एक ही प्रोटॉन है, तीनों के पास क्या है भाई, तो एक ही प्रोटॉन पाया गया। तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ और जरूर रहा होगा। उसी को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसका भार जो होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो आखिर इसको बोला जाए कि इसके संघटक क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, नाभिक को हम लोग दिखाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल होगा उसका यहाँ पे नाम रहेगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या रहेगा, नाम सबसे पहले रहेगा। यहाँ पे जैसे एक्स मान लिया, इस तरीके से हम लोग किसी के नाभिक को प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे नाम लिख के, यहाँ पे होगा प्रोटॉन की संख्या, जिसको कि जेड या परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, जेड, और यहाँ पे होगा ए। ठीक है, तो इसमें जो है जेड जो है वो क्या होता है भाई, तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है भाई, तो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, अगर बोला जाए कि एटॉमिक नंबर भाई किसके बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या ये बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें भाई, दूसरा ए है। ए क्या है, तो द्रव्यमान संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मास नंबर इसको बोला जाता है। ठीक, अगर बोला जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है भाई, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई अब इसमें से सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ए में से जेड को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां से अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ए माइनस जेड। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एन से अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर एन से रिप्रेजेंट करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ए माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें, है कि नहीं। तो ये हुआ नाभिक, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इन चीजों से मिलकर बना होगा, क्या क्या उसमें होगा भाई, तो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन की जो संख्या होगी उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, उसको जेड से हम लोग डिनोट करेंगे। दूसरा क्या हुआ भाई, तो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है वो। ठीक है,
और अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नाभिक की विशेषताएं। अब नाभिक के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि नाभिक का साइज कितना होता है। तो हम लोग देख चुके हैं जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था, उसमें हम लोग देखे थे क्या कि मिनिमम डिस्टेंस, जो न्यूनतम दूरी थी, उसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगाए थे कि नाभिक का साइज कितना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कैलकुलेट जब किए थे तो देखे थे कि 10⁻⁻14 के रेंज में क्या आता था, मिनिमम डिस्टेंस आता था। जब अल्फा को फेंका गया था तो देखा गया था नाभिक से ये न्यूनतम दूरी पे कितने पे था, तो 10⁻⁻14 कोटि का आया था, उसके रेंज का आया था। मतलब ये वहां से ये बोला गया कि नाभिक का जो साइज होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए भाई, 10⁻⁻14 से कम ही होना चाहिए। तो नाभिक का साइज ऑलमोस्ट किस रेंज में होता है, किस कोटि का होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से नाभिक के साइज के बारे में। नाभिक में क्या क्या होता है भाई, नाभिक में हम लोग देख लिए कि नाभिक में क्या क्या होता है। तो एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, जेड इसका एटॉमिक नंबर हुआ, प्रोटॉन का संख्या, और ए हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, उसको क्या माना गया, स्फीयर माना गया, उसको एक गोला माना गया। ठीक है, ठोस गोला का आकार का, लगभग, एक्चुअल में ये नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, गोले के आकार का होता है। ठीक है, तो गोले के आकार का हम लोग मानेंगे। ठीक, तो वो सारा गोला मिलके न्यूक्लियस भी जो बनाया वो भी क्या बनेगा, लगभग ऑलमोस्ट क्या बनेगा, गोला कार मानेगा। कहने का मतलब ये कि अगर नाभिक का रेडियस, अगर उसकी त्रिज्या को आर बोला जाए, तो उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि इसका जो आयतन होगा, ठीक है, आयतन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो ए के प्रोपोर्शनल होगा। होगा ही भाई, जितना नंबर है सबका साइज न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग क्या है, सेम है, तो वो जितना ज्यादा होगा, मान लिया 10 हुआ तो कुछ होगा वॉल्यूम, अगर मान लिया 20 कर दे तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, अब 2 गुना हो जाएगा। तो यही बोला गया कि जो उसका आयतन होगा वो इस मास नंबर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम लोग, 4/3 पाई, अगर रेडियस मान लिया क्या नाभिक का आर, तो आर क्यू, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये नियत है, तो आर 3 पावर उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/3 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर बराबर R0 इंटू a⁻⁻1/3। ये R0 क्या है भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि जो नाभिक का रेडियस होगा, जो उसकी त्रिज्या होगी, वो किसके बराबर होगी, R = R0 इंटू ए का पावर 1/3। जहां पे ए क्या है भाई, तो ए यहां से पता चल रहा है, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, या दूसरी बात भाषा बोल सकते हैं कि ए जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेडियस निकालेंगे इसका। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R0 है, उसका जो मान होगा वो कितना होता है, यहाँ पे R0 का जो मान होता है वो होता है R0 बराबर 1.2 गुना 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी भी नाभिक का ये पता हो, R0 का वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है, 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जो रेडियस होता है, जो इसकी त्रिज्या होती है नाभिक की, वो इसके बराबर होता है R0 इंटू a⁻1/3, जहां पे ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नाभिक का घनत्व हम लोग देखेंगे कि इसका डेंसिटी कितना होता है भाई, नाभिक का घनत्व। तो नाभिक बस इसी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके घनत्व की बात की जाए तो ध्यान से देखो, घनत्व जो होता है
वो क्या होगा, डेंसिटी अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे भाई, तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही तो होगा। अगर घनत्व तो बोला जाए तो वो यही होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब हमने देखा कि मास जो होता है वो कितने बराबर होगा, ध्यान से देखो, ए नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। ए जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर है। तो यानी ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं क्या कि ए गुना, ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। मतलब प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। तो न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, ए के बराबर है, ठीक है। और इसको अगर गुना कर दें मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, तो उसका सीधे वैल्यू ही रख देते हैं, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो ये कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर होता है, ये नहीं होता है, बिल्कुल होता है। दूसरी बात, वॉल्यूम जब हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4/3πr क्यू के बराबर लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो, ए जो है गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4/3πr क्यू। आर क्यू अगर लिखो यहां से तो कितना हो जाएगा भाई, तो R0 का पावर 3 और गुना ए के बराबर हो जाएगा, ये तो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, तो 1.67 गुना 10 का पावर -27 डिवाइडेड बाई, इसको 3 ऊपर लेके चल जाओ तो 3 से गुना हो जाएगा, 4π इंटू R0। R0 कितना है 1.25 गुना 10 का पावर -15 का पावर कितना हो जाएगा, 3। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। यहां से ये बात पता चला है कि जो डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का ना, वो बहुत ज्यादा होता है। देख लो पावर में कितना है भाई, 10 का पावर 17 है, तो इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। और ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो पता है, दोनों का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा मास किसका, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग इतना लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण क्या किया गया, 3 भाग में किया गया, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक किया गया। समस्थानिक का मतलब, समस्थानिक, समस्थानिक कहने का मतलब होना कि जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें एक ही स्थान पे होते हैं। तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, सेम होता है। परमाणु क्रमांक Z जो होता है, या क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं हम, क्या Z जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, समान होता है। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत, जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ड्यूट्रॉन है, ट्रिटियम है, ये तीनों का जो प्रोटॉन का संख्या होता है तीनों में, वो क्या होता है, समान होता है। तीनों में क्या होता है भाई, तो समान होता है, एक ही प्रोटॉन होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। और आवर्त सारणी में ये तीनों एक ही जगह पे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समस्थानिक बोलेंगे। बचपन में भी पढ़े भाई कि समस्थानिक किसको बोलते हैं, समभारिक। समभारिक में क्या हो गया भाई, तो द्रव्यमान संख्या जो है, समान होती है, ठीक है। इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या समान, मतलब ए जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, समभारिक बोल देंगे। और सम न्यूट्रॉनिक,
नाम से ही क्लियर है। क्या है भाई? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। तब हम लोग इसको क्या बोल देंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एन सेम हो। एन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। या इसी को बोल सकते हैं, एन एक्चुअल में है क्या भाई? तो ए माइनस जेड है। ए माइनस जेड जिसका जिसका सेम होगा उसी को बोलेंगे क्या? सम न्यूट्रॉनिक। तो ये सिंपल नाम से ही क्लियर है कि क्या बोलते हैं समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। ये दोनों तो ऐसे ही नाम से क्लियर है। समस्थानिक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां तो समभारिक भार और सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। हमें पता है कि आइंस्टीन ने ये बताया था कि जो ऊर्जा होता है ना, वो और द्रव्यमान जो होता है एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। जैसे में देखो ध्यान से, आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें क्या है भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मान लो जैसे हाइड्रोजन ही ले लिया, ठीक है, या ड्यूट्रॉन ले लिया, ठीक है, या ट्रिटियम ले लिया। उसमें क्या है भाई? तो एक प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब अलग अलग निकाला गया, जब अलग अलग एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का भार देखा गया, द्रव्यमान देखा गया, तो वो कुछ मिला हमें। ठीक है, जब न्यूक्लियस बना, उसका नाभिक बना, तब जो द्रव्यमान उस नाभिक का देखा गया, आखिर नाभिक में है क्या भाई? तो वही प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। तो नाभिक का भार हमेशा क्या आया? कम आया। जो अलग अलग करके तोला गया और फिर जब एक पास ला के नाभिक बनाया गया, तब जो द्रव्यमान आया वो हमेशा क्या आया? कम आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ द्रव्यमान का क्षय हुआ। तो द्रव्यमान का क्षय किस तरीके से होता है, किस रूप में होता है? तो ऊर्जा के रूप में होता है। तो वहीं से बोला उन्होंने कि जो एनर्जी है और मास है वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि किसी भी पार्टिकल का मास क्या है? एम के बराबर है, तो वो कितने ऊर्जा के समतुल्य होगा? तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे एम क्या है भाई? तो उसका मास है, रेस्ट मास है। ठीक है, तो C का मान हमें पता है। C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा क्या था? समतुल्यता था। जैसे ध्यान से देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, C का वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब अगर ध्यान से देखो, ऐसा बोला जाए, एक हम लोग और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, क्या? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको या तो AMU से लिखेंगे हम लोग, या फिर सिर्फ U से भी लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 AMU जो होता है, वो क्या होता है? तो C12 का जो द्रव्यमान होता है, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसका 12वां भाग होता है। ठीक है, C12 के 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो C12 परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई इसके 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया गया तो ऑलमोस्ट कितना आया? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर आया। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई 1 AMU जो है वो कितने एनर्जी के समतुल्य है, तो अगर 1 AMU बोला जाए, 1 AMU इक्विवेलेंट है किसके भाई? तो MC² 1.66 इंटू 10⁻⁻27 गुना C² मतलब 3 × 10⁻8 स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो ये ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके जब निकाला गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ऑलमोस्ट कितना आया? लगभग आया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि भाई, कि अगर द्रव्यमान क्षय कितना हो रहा है? 1 AMU के बराबर हो रहा है, तो कितनी ऊर्जा रिलीज होगी, उत्सर्जित होगी भाई? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि 1 AMU जब एकदम बिल्कुल याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो 1 AMU अगर ऊर्जा का क्षय, सॉरी मास का क्षय हुआ है, द्रव्यमान का क्षय हुआ है, तो इतना ऊर्जा हमें मिलेगा। दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि 1 AMU अगर मास है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो इसके बराबर, तो ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान में रखना ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यूनिट ध्यान में रखना है, यूनिट किस में होता है भाई, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा कितना होता है, 10⁶ होता है। ये सब बातें पता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 931 ये ध्यान में एकदम रखना है, क्योंकि हमें बार बार यूज आएगा कि इतना AMU है तो कितना एनर्जी इससे रिलीज हुआ होगा, तो ये इससे हम सीधे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, इसको बोला जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान में ये बात जरूर रखना है कि 1 यूनिट अगर जाएगा, मतलब इतना 1.66 गुना 10⁻27 kg अगर द्रव्यमान का क्षय होगा, तो कितना ऊर्जा हमें पता चलेगा, कितना निकलेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट अगर वैल्यू थोड़ा ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट जानो तो ये लगभग कितने के बराबर होता है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के MeV के बराबर होता है। मेगा मतलब 1 मेगा मतलब 10⁶ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आगे द्रव्यमान क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अभी हमने देखा द्रव्यमान क्षति अगर m होगा तो उसके समतुल्य ऊर्जा कितना होगा, तो mc² के बराबर होगा। तो इसमें द्रव्यमान क्षति में यही बोला गया, देखो ध्यान से क्या किया हमने कि मान लो जैसे कोई भी हमने न्यूक्लियस बनाया, कोई एक नाभिक बनाया, ठीक है, ये नाभिक दिखाया गया है, थोड़ा बड़ा दिखाया गया है भाई, ठीक है, और कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो नाभिक था ये मिल के बना हुआ है किससे भाई, तो मान लिया हमने प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई, तो प्रोटॉन की संख्या को Z देखते हैं, ठीक है। तो Z क्या है भाई, तो प्रोटॉन है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा भाई, पहला तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, तो A-Z यही न्यूट्रॉन होगा, इतना क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी से मिलके क्या है, ये बना हुआ है। तो मान लिया यहां पे Z प्रोटॉन है, ये क्या है भाई, तो Z प्रोटॉन है, इसमें क्या है, Z प्रोटॉन, बहुत सारा प्रोटॉन रखा हुआ है, Z प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये सब क्या है, Z प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये अलग अलग रखा हुआ है, Z प्रोटॉन क्या है, अलग अलग रखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना कि सबको एक ही जगह पे लगाया गया है, ठीक है। ये क्या है भाई, तो Z प्रोटॉन ऐसे अलग अलग है, अलग अलग बिखरने का मतलब कि अनंत पे सब एक दूसरे से है, ठीक है। ये क्या है, तो Z प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इधर क्या है भाई, तो A-Z क्या है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है, उदासीन होता है। अब इसी को मिला के इन्हीं दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, तो न्यूक्लियस बनाया गया, ठीक है। कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्रोटॉन्स, ठीक है, Z प्रोटॉन्स प्लस A-Z ये क्या है भाई, तो न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मिलके क्या बनाता है, तो एक न्यूक्लियस बनाया, एक क्या बनाया भाई, नाभिक बनाया, ठीक है। ये क्या बना हमें, तो नाभिक मिला, एक न्यूक्लियस मिला। आई बात समझ में। अब नाभिक जब ये बना तो हमें देखा क्या गया, हमने क्या देखा, ध्यान से सुनो। यहां पे अगर मास होना चाहिए लेफ्ट साइड में, यहां पे अगर मास होना चाहिए टोटल, वो कितना होना चाहिए भाई, तो ZmP, एक मास, एक प्रोटॉन का क्या है ये मास, MP क्या है, एक प्रोटॉन का मास है, तो Z गो है प्रोटॉन, तो Z गुना MP जोड़ ये क्या होना चाहिए भाई, तो A-Z गुना मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का क्या है ये द्रव्यमान है, तो ये होना चाहिए, इतना मास होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, बिल्कुल ये था भी, इतना ही था। लेकिन यहां पे जो मास आया, मास ऑफ न्यूक्लियस आया, उसको मान लिया हमने क्या, M मान लिया, या जो भी मान लो M ही मानो, ठीक है। तो M अगर देखा गया मास ऑफ न्यूक्लियस, M क्या है भाई, तो मास ऑफ न्यूक्लियस,
ठीक है, नाभिक का क्या है, ये द्रव्यमान है एम। तो यहां पे क्या देखा गया कि हमेशा एम जो होता है ना, एम जो होगा, ऐसा देखा गया कि एम जो है वो हमेशा क्या होता है भाई, तो कम होता है किससे भाई, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम। अगर कम हुआ मतलब वो मास कहाँ गया भाई, तो ऊर्जा के रूप में रिलीज हुआ होगा। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ होगा, यहाँ पे ऊर्जा निकला होगा। आई बात समझ में? तो इसी को क्या बोलेंगे, ये जो कमी आई इसी को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। और द्रव्यमान क्षति हुआ, हमने बताया कि द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान का क्षति होगा तो वहां से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। आई बात समझ में? क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो ध्यान से देखो, अगर पूछा जाए कि टोटल ऊर्जा कितनी निकलेगी, तो डेल्टा ई जो होगा, ऊर्जा जो निकलेगा डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगा भाई, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगा। मास जितना बदला इंटू सी स्क्वायर के बराबर। भाई द्रव्यमान क्षति हमें डेल्टा एम पता है, तो उसके इक्विवेलेंट जो समतुल्य ऊर्जा होगा वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं एम सी स्क्वायर से। ठीक है, मतलब कितना आएगा, डेल्टा एम चेंज कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ, तो देखो तो पहले इतना था और उसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या करेंगे, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना माइनस क्या करेंगे, कैपिटल एम। कैपिटल एम को ध्यान में रखना है, मास ऑफ क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान है, ये आया। और गुना कर देंगे इसको किससे, तो सी, ठीक है, ये क्या हुआ, डेल्टा ई, इतना ऊर्जा निकलेगा। अगर एक न्यूक्लियस ऐसा बनाना है तो हमें इतना ऊर्जा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसको दूसरा भाषा में ऐसा समझा जा सकता है, क्या भाई, तो नाभिक बना हुआ है। ठीक है, नाभिक क्या है, पहले से बना हुआ है, और पूछा जाए कि इस नाभिक में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, उसको जब एक साथ लाया गया नाभिक बनाने के लिए तो कितना ऊर्जा उत्सर्जित हुआ, निकला, उसको भी बोल देंगे। दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे हम लोग, कि अगर नाभिक बना हुआ है और उसमें से उसको क्या करना है, हमें अलग अलग, अलग अलग करने का मतलब कि अनंत पे, अनंत मतलब कि इतना दूर पे हो जाए कि उनके बीच का जो बल है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बोलेंगे। और उसको कैलकुलेट अगर करना है तो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा ई बी से भी इसको लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको डेल्टा ई बी से भी बोल, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में अभी तो दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेंगे। ये क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस को अलग अलग टुकड़ों में बिखेरने में, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सबको अलग अलग कर देने में जो ऊर्जा हमें देना पड़ता है, जाहिर सी बात है हमें देना ही पड़ेगा। क्यों भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे मास क्या था, ज्यादा था, यहाँ पे मास क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस बनाने में ऊर्जा क्या हुआ होगा, बाहर निकल गया होगा। बाहर निकल गया होगा तो जाहिर सी बात है बाहर निकला तो इसको तोड़ने में हमें ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस में ऊर्जा निकला है तो उल्टा करने के लिए हमें ऊर्जा देना ही पड़ेगा। आई बात समझे? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एन से ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो भाई डेल्टा ई हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। डेल्टा ई
बी यहाँ पे निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना जान चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर पर न्यूक्लियन निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, तो डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो डेल्टा ई बी डिवाइडेड बाई पर न्यूक्लियन, एक प्रति न्यूक्लियन के लिए हमें निकालना है। तो डेल्टा ई बी को किससे डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियन की संख्या कितना है भाई, कहाँ गया, ए, ठीक है, ए के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए से डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो है ना, इसी का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, डेल्टा ई बी एन जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है, वो जो है इस ग्राफ पे दिखाया गया है डिफरेंट एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट दिखाया गया है, ये ग्राफ हमें मिला, इस तरीके से ग्राफ मिला, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ये क्या है, हाइड्रोजन, फिर इसका देखो हाइड्रोजन ही है 2 3, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, आगे से गया, फिर यहाँ आया नीचे, फिर इस तरीके से आया। अब ग्राफ तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लिए तो अच्छी बात है, बस इससे हमें क्या क्या मिला वो हमें देखना है। कुछ ऐसे आ जाता है, ऐसे चला गया। ठीक है, आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 150 75, ठीक है, इस तरीके का मिला। ये हमें क्या दिखाया, देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, ये हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है इस अक्ष पे, और इस अक्ष पे क्या है, द्रव्यमान संख्या ए के बराबर ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ मिला। तो हमें देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो लगभग आयरन का, इसका आयरन जो है एलिमेंट, इसका जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो क्या होता है, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा किसका हुआ, इसका हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो ध्यान से सुनो, हमने जब न्यूक्लियस बनाया तो ऊर्जा क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा स्टेबल होता है कोई भी सिस्टम, उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो जाहिर सी बात है, जो आयरन होगा उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये कि जब उसको बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा पर न्यूक्लियन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा रिलीज होगी, उत्सर्जित होगी, और ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। आई बात समझ में या नहीं आया होगा। अब देखो ध्यान से, 30 से ऑलमोस्ट 170 के बीच में ये बोला जाता है कि 30 से 170 के बीच में लगभग क्या होता है, चेंज नहीं करता है। 30 से 170 के बीच में लगभग क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट चेंज नहीं करता है। इस ग्राफ से बोल सकते हैं लगभग ऐसा बोला जाता है। ठीक है, 170 से आगे जैसे 200 210 220 इधर चले जाएंगे तो वो जो होगा वहां पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो हेवी न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक करके दो मिडिल न्यूक्लियस इस तरीके का बना देता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये अगर छोटा अगर न्यूक्लियस होगा, इसका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, तो ये दोनों मिल के क्या करेंगे, दो छोटे मिल के क्या करेंगे, बड़ा वाला न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा। आई बात समझ में, मतलब अपने स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचने के लिए ये क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं इजिली, और मिल के क्या करते हैं, ये मिडिल वाला न्यूक्लियस जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है उसको बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ग्राफ थोड़ा ध्यान में हमें रखना है। आयरन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होते जाता है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में हमें रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल तो हम लोग समझ गए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखेंगे हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमने देखा क्या, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने देखा ये कि जो मिडिल रेंज में होते हैं ना, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। और इधर वाले क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे, और इधर वाले तो दिख ही रहा है इनका बहुत कम है, तो ये भी क्या होंगे, इनके भी न्यूक्लियस क्या होंगे, बहुत कम स्टेबल होंगे। नाभिकीय बल के बारे में अब देखेंगे हम लोग। अब इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, वह बल जो न्यूक्लियोनों, इसको भाई, तो न्यूक्लियोनों को नाभिक के अंदर, ठीक है, नाभिक के अंदर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ अलग, थोड़ा डिफरेंट बल है। कैसे भाई,
तो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। दूसरी बात कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है, नाभिक का जो साइज होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही छोटा होता है। और उस छोटे से भाग में हमें क्या रखना है, तो धन आवेश को एक साथ रखना है। तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोग तो ये जानते हैं कि धन आवेश जब होगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक दूसरे को वो आसपास जोड़ के रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वहां कोई ना कोई आकर्षण बल काम कर रहा होगा, तभी वो एक दूसरे से जुड़ के वहां पे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके का बल है, वो हम लोग देखेंगे। नाभिकीय बल कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अभी ध्यान से देखो, न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन बहुत नजदीक आके रहे हैं, तो कूलम्ब बल तो लग रहा होगा, कूलम्बिक फोर्स तो लग ही रहा होगा, और वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण वाला बल होगा, रिपल्सिव होगा। लेकिन वो एक दूसरे के नजदीक में है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई दूसरा बल लग रहा है। उसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय बल बोलते हैं। और ये कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि कूलम्ब का फोर्स तो प्रतिकर्षण वाला लग ही रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसको बाउंड करके रखे हुए हैं। इसका मतलब कि आकर्षण बल एक लग रहा होगा, उसी को क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल। और इसके तुलना में बहुत ज्यादा होगा, तभी तो वो बाउंड करके रखे हुए हैं। और ग्रेविटेशन तो खैर ऐसे ही बहुत छोटा होता है, तो उससे तो बड़ा होगा ही। आई बात समझ में इसमें। दूसरा, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, चार्ज पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता। आवेश कितना है उससे उसे मतलब नहीं है। आवेश से तो किसको मतलब होता है, कूलम्ब बल को मतलब होता है। इस प्रकार प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब दो प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल का मान एक समान होगा। इनके बीच जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा, चाहे दो प्रोटॉन के बीच में ले लो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लो, या दोनों न्यूट्रॉन ले लो, सबके बीच क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो सेम होगा। थर्ड ये बोला गया, नाभिकीय बल अभिकेंद्री, नॉन सेंट्रिक। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कूलम्बिक फोर्स को, क्या पढ़े हैं, तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये बोला गया कि नाभिकीय बल अकेंद्रीय होता है, ये नॉन सेंट्रिक फोर्स होता है, वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता। अतः दो न्यूक्लियनों के बीच कार्य करने वाला नाभिकीय बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता। ठीक है, जैसे सेंट्रल फोर्स कूलम्बिक फोर्स पढ़े हैं कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं, तो उस पर बल लगता है, जो कूलम्बिक फोर्स वो एक दूसरे को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग लगता है, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, तो वैसी बात नहीं होगी इसमें। चौथा, नाभिकीय बलों में संतृप्ति का गुण होता है, अर्थात नाभिक में उपस्थित कोई भी न्यूक्लियन केवल अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियनों के से ही पारस्परिक क्रिया करता है, दूसरे सभी न्यूक्लियनों से नहीं। मतलब कहने का ये कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जब बहुत नजदीक लाएंगे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को, तभी ये फोर्स क्या होता है, एक्टिव होता है। थोड़ा सा दूरी कर दोगे तो नो डाउट कूलम्बिक फोर्स रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा। मतलब फर्मी लेवल पे जब चले जाते हैं तब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक्टिव होता है। मतलब 10⁻⁻15 मीटर के करीब दूरी करेंगे, उसके बाद ही न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगा। ठीक है, आगे ये अत्यंत लघु परास बल होते हैं, जो लगभग 10⁻⁻, अभी यही बात बोला गया, अर्थात 1 फेम्टोमीटर के रेंज में होता है। ठीक है, मतलब इसका जो परास होता है, जो रेंज होता है, वो कितना होता है, इसके रेंज का होता है, 10⁻⁻15 कोटि का होता है। मतलब इतने ही दूरी पर रखोगे तो ये बल लगेगा, इससे ज्यादा दूर करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिखाया गया है स्थितिज ऊर्जा। जैसे दो न्यूक्लियस हैं, उनके बीच की दूरी और स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा मान लो, ये पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे ये बिंदु मान लिया ओ, और ये मान लिया हमने क्या, बी। ठीक है, तो ये ग्राफ दिखाया गया है किसका भाई, तो फोर्स, स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी। दो न्यूक्लियस को जब पास में लाओगे, जैसे मान लो ये बहुत दूर है क्या है, इनके बीच का दूरी क्या है, बहुत दूर है, आर दिखाया गया है, फर्मी में दिखाया गया है, ये बहुत दूर है। तो बहुत दूर जब रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो होगी। कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब उस दूरी से हम लोग क्या लाते हैं, नजदीक लाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे ही फर्मी लेवल में आ जाएगा, फर्मी के रेंज में आ जाएगा, फेम्टोमीटर के रेंज में आ जाएगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। और भी हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो क्या होता है, तो -du/dr के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं।
आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो du/dr लिखेंगे, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और माइनस लगा हुआ है तो F माइनस, मतलब इधर क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहां से यहां तक क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अब ये r0 जो पोजीशन है, यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो क्या है, तो मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, तो देखो ध्यान से, इधर बढ़ते बढ़ते इस तरीके से आएगा और आकर्षण बल यहां तक बढ़ते जाएगा, आकर्षण बल यहां तक बढ़ते जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, सबसे ज्यादा निगेटिव में, माइनस में, ये बोला जा सकता है दूसरी भाषा में कि इस पोजीशन में R0 पे जो दो न्यूक्लियस लाया गया है नजदीक, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी, यानी उस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। कहने का मतलब है कि जब अनंत से हमने लाना शुरू किया, जब फर्मी लेवल पे पहुंचा तो पहले क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, फिर क्या होगा, यह आकर्षण बल नेट, फिर यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए इस लेवल पे, ठीक है। क्यों भाई, तो नजदीक जब ला रहे थे, नजदीक जब ला रहे थे तो आकर्षण बल लग रहा था, नेट क्या लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था। कब, जब फर्मी रेंज में आए, तो जब बहुत दूर रखोगे तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुत दूर करने पे सिर्फ और सिर्फ कूलम्बिक फोर्स एक्टिव रहेगा। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो वो जब तक नजदीक नहीं लाओगे तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही फर्मी लेवल में आया तो ये एक्टिव हो गया, न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, और वो डोमिनेटिव भी होता है। जब नजदीक लाओगे तो कूलम्बिक फोर्स से वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हम लोग देखें तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे जीरो हुआ। अब इस लेवल से और भी नजदीक लाओगे ना, तो फिर एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करना शुरू कर देगा और पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ओबी जो रेंज है, ओबी में कैसा फोर्स लगेगा भाई, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और ए ओ ए जो है उसमें कैसा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा भाई, तो प्रतिकर्षण, ठीक है। ये हुआ प्रतिकर्षण बल। तो ये ध्यान में रखना है, इनका ग्राफ किस में दिया हुआ है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, इधर एनर्जी दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी, और इधर आर जो दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, फर्मी में दिया हुआ है, ठीक है। किसमें दिया हुआ है, फर्मी बोल सकते हैं इसको, या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। एक फेम्टोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 के बराबर होता है। आगे देखो, नाभिकीय विखंडन, इसमें हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो। इसमें नाभिकीय विखंडन में क्या देखा जाता है, सबसे पहले तो एक जो होता है नेचुरल होता है, ठीक है। एक क्या होता है, तो नाभिक ऑटोमेटिक क्या होता है, वो टूटते जाता है, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन में, जो हम लोग कराते हैं नाभिकीय विखंडन, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है कि यूरेनियम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 92। मतलब इसमें जो प्रोटॉन की संख्या वो कितना है, तो 92 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 235 आ रहा है। इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये बात हमें पता है। इस पे जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन से उस पर स्ट्राइक कराया जाता है, तो देखो ये ब्रेक करके क्या बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज में क्या बना, U236 बना। एक इंटरमीडिएट स्टेज में ये बनेगा, ये स्टेबल होता नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाता है दो पार्ट में, ठीक है। ये दो पार्ट में बेरियम और क्रिप्टन में क्या किया, ब्रेक कर गया, ठीक है। जब ये ब्रेक किया तो कितना न्यूट्रॉन दिया, 3 न्यूट्रॉन भी दिया, ठीक है। ये क्या किया, 3 न्यूट्रॉन भी निकला यहां से। आई बात समझ में, मतलब ये बोल सकते हैं। अब देखो फर्दर क्या होगा, अब ये न्यूट्रॉन जो निकला इसके पास भी एनर्जी होता है। जब ये एनर्जी निकलता है, जैसे यहाँ पे एनर्जी भी निकलेगा, प्लस क्या होगा, ऊर्जा भी निकलेगा, ऊर्जा भी निकलेगा। और ऊर्जा सिर्फ इसी के पास नहीं निकलेगा, ऊर्जा तो निकलेगा ही, कुछ एनर्जी निकलेगा। दूसरा कि इसके पास गतिज ऊर्जा भी होगा न्यूट्रॉन के पास। अब न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन में
पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब अब ये न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन से ही क्या कर रहे थे, बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, अब न्यूट्रॉन की हमें जरूरत है तो यहीं से मिल जा रहा है, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन फिर दूसरे पे स्ट्राइक करेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा ही नहीं कि तीन न्यूट्रॉन निकला तो तीनों को छोड़ दिया, तीन को करेंगे तो देखो ध्यान से, तीन पे स्ट्राइक करेगा, मान लो तीन न्यूक्लियस को खत्म करेगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 9 उससे पैदा ले लेगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा होगा वो बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, दूसरा इसकी स्पीड भी कम की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, लेकिन उसके बारे में हमें जानना है नहीं, बस इतना जान लो। ठीक है, दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि ये जो रिएक्शन हुआ, ये इस तरीके से रिएक्शन नहीं बोलो इसको, नाभिकीय विखंड जो जो हुआ वो एक ही पाथ को फॉलो करेगा, जरूर नहीं कि हमेशा इसको न्यूट्रॉन से प्रहार करोगे तो यही बनेगा, दूसरा ये भी बन सकता है। ठीक है, इसमें 4 न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या निकला था, 3 न्यूट्रॉन, इसमें 4 न्यूट्रॉन, और प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक यहां भी दिया गया है। ठीक है, 235 ही है, सेम है, लेकिन जेनॉन और स्ट्रोंसियम भी दिया, तो अलग अलग तरीके का रिएक्शन हो सकता है एक ही नाभिक पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराने से, उसका बम्बार्डमेंट कराने से। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन को कोई हैवी न्यूक्लियस पे क्या किया जाता है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है, उसके चलते क्या होता है, वो नाभिक जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके यहाँ पे देखो बनाया 2 न्यूक्लियस, अब इसमें से क्या होता है, फिर बीटा डीके होता है, बीटा डीके होने के बाद, अब ऐसा नहीं कि ये स्टेबल आ गया, बीटा डीके होने के बाद कुछ बीटा डीके करके एनर्जी रेडिएट करके फिर क्या हो जाता है, वो स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। आगे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, अभी हमने देखा क्या कि जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का मंद न्यूट्रॉन की एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मंदक का भी यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। U35 पे स्ट्राइक किया तो क्या बना भाई, तो अभी हम लोग देखे थे बेरियम बना था, ठीक है, और क्रिप्टन बना था या नहीं बना था। अब उसके बाद वो न्यूट्रॉन भी दिया था, उसके बाद वो 3 न्यूट्रॉन भी दिया था, जैसे पहला लिखा हुआ है तो उसमें दिया 3 न्यूट्रॉन, तो अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या किया, फिर 3 जाके यूरेनियम नाभिक को स्ट्राइक कर दिया। देखो यहां से क्या निकला, 3 न्यूट्रॉन फिर निकला, तो 3 न्यूट्रॉन फिर क्या किया, 3 तो यूरेनियम नाभिक पे जाके स्ट्राइक कर गया, किया या नहीं किया, बिल्कुल किया, एक इधर और एक। ठीक है, अब फिर जब ये यूरेनियम नाभिक किसमें टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, हमने एक एग्जांपल लिया, फिर लेकिन यहां से 3 क्या निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर निकला, तो ध्यान से देखो, फिर यहां से 3 न्यूट्रॉन निकला, दूसरा वाला जो विखंडन हुआ था वहां से 3 निकला, और यहां से भी 3 निकला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रिएक्शन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भाई 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 9 निकला, तो अब 9 न्यूक्लियस को, 9 नाभिक को आगे जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और इसी तरीके से ह्यूज अमाउंट क्या होता है, एनर्जी का निकलते जाता है। ठीक है, जैसे एक को किया तो कुछ एनर्जी निकला हुआ, अब एक से 3 न्यूट्रॉन भी तो मिल गया है, 3 न्यूट्रॉन फिर जाके यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा, यूरेनियम के नाभिक को ब्रेक करेगा, फिर बनेगा बेरियम क्रिप्टन, लेकिन 3 न्यूट्रॉन भी देते जाएगा, और 3 न्यूट्रॉन देगा तो फिर 3, अब यहाँ पे देखो 9 नाभिक को वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, 9 को करेगा तो फिर 3 निकलेगा सबसे, तो इस तरीके से क्या हुआ, चेन एक बनते गया, चेन रिएक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। आई बात समझ में। फिर है उसके बाद नाभिकीय संलयन, तो उसी तरीके से जैसे हमने अभी नाभिकीय विखंडन देखा, उसी तरीके से क्या होता है, जब 2 छोटे नाभिक क्या होते हैं, मिलते हैं, संलयित होते हैं, मिलते हैं। अब देखो इन दोनों को जैसे मिलने के बाद क्या बना, जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, वो क्या बनाया भाई, तो ड्यूट्रॉन बनाया। ठीक है, एक पॉजिट्रॉन आया, एक न्यूट्रिनो आया, और इतना एनर्जी रिलीज किया, इतना एनर्जी क्या हुआ, देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसी तरीके से सेकंड का है ड्यूट्रॉन 2 मिला, 2 ड्यूट्रॉन मिला, अब 2 ड्यूट्रॉन मिलकर 2 तरीके का चीज बनाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिटियम बनाया है, यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस बनाया है, एक न्यूट्रॉन दिया और इतना एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें 2 छोटे नाभिक क्या होते हैं, मिलते हैं, संलयित होते हैं। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को नजदीक लाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का, ऑटोमेटिक तो चला नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि
जब न्यूक्लियस कुछ दूरी पे होगा तो कूलम्बिक फोर्स तो एक्टिव होगा, तो शुरू में हमें क्या करना पड़ेगा, उस कूलम्बिक फोर्स को ओवरकम किया करना पड़ेगा, ओवरकम करके तभी उसको क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी होगा संलयन जब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, एक्टिव होगा। जब न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो उनके बीच की दूरी होनी चाहिए ना, वो 10⁻⁻15 के रेंज में ले जाओगे, तभी ये प्रोसेस शुरू होगा, नाभिकीय संलयन शुरू होगा। आई बात समझ में? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ऐसे लिक्विड में कराते हैं, ऐसे द्रव्य में कराते हैं जिसका कि टेम्परेचर कुछ हो, जिसके चलते उस न्यूक्लियस को, उस नाभिक को उतना एनर्जी मिल जाए कि वो उतने पास आ जाए, तभी क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है। अब देखो दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, कुछ सवाल है, 1:8 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो आर जो हम लोग अभी देखे थे, आर जो अभी देखे हम लोग, आर क्या था भाई, तो R0 इंटू A⁻1/3 था, यही था। तो द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात तुम्हें दिया हुआ है 1:8, तो यहां से लिख सकते हैं क्या कि R1/R2 इज इक्वल टू, R0 तो कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 का पावर 1/3 होगा। अब A1/A2 दिया हुआ है 1/8 का पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्या। तो R1:R2 कितना हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। आगे, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म, हमें क्या निकालना है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब डिफरेंस जो होना चाहिए वही सेम। ये क्या होता है भाई, प्रोटॉन का संख्या, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा। ये क्या है भाई, तो 6 8 14 और 6, अच्छा यहाँ पे 7 होगा, नाइट्रोजन है ना, ये नहीं होगा। 6 8 14, 8 और 9 17, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ये होगा। बस डिफरेंस हमें देख लेना था। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रियम के नाभिक में न्यूक्लियनों के प्रकार एवं संख्या बताए। तो देखो भाई, ये क्या बताता है, प्रोटॉन का संख्या, तो एक क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होगा। यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक से कितना मिलता है भाई, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलती है। एक रिएक्टर से 4 मेगावाट पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है, 4 मेगावाट दिया हुआ है। 4 मेगावाट मतलब 4 मेगा जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, प्रति घंटा द्रव्यमान क्षति कितनी है, ये सारी चीज हमें निकालना है। देखो प्रति सेकंड हमें यही पूछा गया है कि रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। तो देखो एक नाभिक के विखंडन से हमें इतना एनर्जी मिल रहा है, मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, और पावर इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या निकल जाएगा कि कितना न्यूक्लियस पर सेकंड खत्म हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 कर दिया इंटू 10⁻⁻16 जूल कर दिया, तो ये मेगा जूल में आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻14 मेगा जूल के बराबर होगा। इतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसको क्या करना है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो मेगा जूल इसके बराबर होगा। अब हमें निकालना है क्या, कि कितना पर सेकंड नाभिक विखंडित हो रहा है। तो इन जब निकालना है तो क्या करेंगे, इतना जूल पर सेकंड, इतना एनर्जी मिल रहा है पर सेकंड, और एक न्यूक्लियस एक नाभिक के जाने से क्या मिल रहा है, इतना जूल मिल रहा है। तो कितना नाभिक पर सेकंड जा रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई ई के बराबर हो जाएगा। और P कितना है, 4 मेगा जूल है, और डिवाइडेड बाई 3.2 गुना 10⁻⁻14, ये भी मेगा जूल ही है। तो ये पर सेकंड कितना आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻14 के बराबर आ जाएगा। अब ये डिवाइड करके निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हमें फिर क्या निकालना है भाई, कि प्रति घंटा द्रव्यमान क्षति कितनी होगी। अब देखो इतना एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है, तो जो ऊर्जा हमें मिला वो किसके चलते मिला, तो द्रव्यमान क्षति के चलते ही मिलेगा। ठीक है, हो क्या रहा है भाई, तो नाभिकीय विखंडन हो रहा है।
तो द्रव्यमान क्षति हम लोग को पता है कि जो एनर्जी मिलता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, द्रव्यमान के इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग किससे निकालेंगे, E बराबर mc²। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति अगर निकालना है या डेल्टा एम लिख दो, ज्यादा अच्छा है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई C² के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एनर्जी जो हमें मिला, कितना मिला था भाई, तो देखो पर सेकंड घंटा पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। इसको क्या करेंगे, पहले 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घंटा में कितना निकलेगा एनर्जी, वो हमें निकल जाएगा। मतलब ई यहाँ पे रखोगे ना, ई 1 आवर, ठीक है, ई 1 आवर में निकालना है यहाँ पे, एक घंटा में। तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ से 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 गुना 3600 मेगा जूल ये होगा, डिवाइडेड बाई C²। अब मेगा जूल को 10⁶ से गुना करके जूल में कन्वर्ट करके C² 3 × 10⁸ रख के तब ये निकलेगा कितना केजी होगा एक घंटे में। ये ध्यान में रखना ये सब चीज के, पर सेकंड यहाँ पे पूछा, यहाँ पे घंटा पूछ दिया। आगे, ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, दिया है। ये सारा चीज दिया रहेगा, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऑक्सीजन ये दिया हुआ, तो इसमें अगर पूछा जाए कितने प्रोटॉन है भाई, तो प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन तो 16 - 8 मतलब 8। यही है, नाभिक इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान से तुमको डाउट हो रहा होगा, क्या भाई, डाउट ये हो रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। चाहे यहाँ पे लिखा रहता कि ऑक्सीजन का नाभिक का द्रव्यमान या ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑलमोस्ट क्या लिखा रहता है, बराबर लिखा रहता है। तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति निकालना है। तो ध्यान से देखो, द्रव्यमान क्षति मतलब जब न्यूक्लियस को अलग अलग करके देखते हैं तो उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। जब उसको कंबाइन करते हैं तो ऊर्जा निकलती है, वही इसके फॉर्म में द्रव्यमान क्षति होता है, उसकी का ऊर्जा निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग देखे थे कि द्रव्यमान क्षति जो होगा, ऐसा निकाल सकते हैं क्या कि एनर्जी रिलीज्ड, ये हमें दिया हुआ है, प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो, मास हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सबका मास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि डेल्टा ई जो होगा, डेल्टा ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मास, मतलब द्रव्यमान में जो बदलाव हुआ है, इनटू C² के बराबर। अब देखो तो क्या 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं 8, तो 8 गुना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन है तो 8 गुना मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये टोटल मास था या नहीं था, बिल्कुल था, माइनस जो मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ये लिख देंगे जो दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना, इनके अलग अलग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलकर बना हुआ है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन से, तो अगर अलग अलग इसका मास निकालोगे, द्रव्यमान निकालोगे, तो हमेशा ये ज्यादा आएगा, क्योंकि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, कम होगा, तो ये ऑटोमेटिक कम आएगा ही। ठीक है, तो इतना होगा माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू क्या लिखेंगे, तो हमें पहले निकालना है द्रव्यमान क्षति, तो यही हो गया द्रव्यमान क्षति। अगर द्रव्यमान क्षति सिर्फ पूछे तो यही निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, तो द्रव्यमान क्षति के बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। क्यों, क्योंकि जब अलग अलग था तो इतना मास था और पूरा बन के क्या हुआ, इतना मास हुआ, तो ये हो गया द्रव्यमान क्षति। अब मास बस उसको रख देना है। ठीक है, किसमें दिया है, एएमयू में दिया है, इसलिए एएमयू में ही रखेंगे इसको। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब पूछा है प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा, अगर सिर्फ बंधन ऊर्जा पूछता, अगर सिर्फ बंधन ऊर्जा पूछता, ईबी पूछता, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एम इंटू C² के बराबर लिखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सी का वैल्यू पुट करके जरूरत नहीं थी। हमें क्या लिखते हैं, जितना भी आता ये एएमयू में आता, डेल्टा एम आता, वो किस में आता, वो आता एएमयू में, आता या नहीं आता, इसीलिए बोला गया था ये किस में आता, एएमयू में आता। और एक एएमयू दिया हुआ है किसके बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इसको सीधे हम लोग गुना कर देते किसको, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमईवी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो यहीं से सीधे निकल जाता क्या, बंधन ऊर्जा। लेकिन हमें पूछा है बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन पूछा है, प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक नाभिक का पूछा है तो यही निकल जाएगा, एक नाभिक का। अगर पर न्यूक्लियन पूछता तब क्या करते, तो 16 से भाग देते थे, 8 दूना 16 से भाग दे देते, तब निकलता प्रति न्यूक्लियन, अगर पूछता तो।
चलिए अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। MeV में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज आया भाई, क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखेंगे आगे। बाकी प्रोटॉन का भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का भी दिया हुआ है, और 1 AMU ये दिया हुआ है। नहीं भी दिया रहे तो आपको याद रखना है ये बात, ठीक है, कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU में रिलीज होता है। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन है तो इसमें पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना है भाई, तो दिखा 8। अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूछा जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8 के बराबर है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ? ये पूरे ये एटम मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है कितना? 16 दिया हुआ है MU, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, 16। हमें चाहिए क्या भाई? हमें निकालना है इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर मास ऑफ न्यूक्लियस निकालें तो वो कितना आ जाएगा भाई? तो 16 में से घटा देंगे कितना? 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 16 AMU माइनस 8 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ है? 0.00055। ऐसे भी देख सकते हो कितना कम है। ठीक है, अब यहां से कुछ भी आएगा, समथिंग AMU कुछ आएगा। ये जो निकला ना, ये मास न्यूक्लियस का निकला। ठीक है, ये किसका निकला? न्यूक्लियस का निकला। अब हमें निकालना है क्या? हमें चाहिए इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए। तो पहले बंधन ऊर्जा हम लोग निकाल लेते हैं। तो EB जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो ध्यान से देखो, Z इंटू मास ऑफ प्रोटोन ये होता है, प्लस A माइनस जेड जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, माइनस क्या करते हैं? न्यूक्लियस का मास इंटू टी स्क्वायर के बराबर। ये क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी होता है। अब इसको पुट कर दो, ये हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्ट भी PN पुट कर सकते थे। 8 इंटू मास ऑफ प्रोटोन कहाँ है? 1.00759 प्लस 8, ये भी 8 आता, 16 में से 8 जाता, 8 आता, 8 गुना न्यूट्रॉन का कितना है? 1.00892 माइनस ये जो M हमने निकाला उसका वैल्यू यहाँ पे रखना है और C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जूल के बराबर आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो गुना कर देंगे किससे? तो अलग कलर से लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। इसको गुना कर देंगे किससे? 931। ये AMU में निकल गया। अब 1 AMU जो होता है वो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इतना MeV एनर्जी निकलेगा। और अगर हमें एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है तो ये EB का जो वैल्यू आया इसको डिवाइड कर देंगे पर न्यूक्लियन। कितना न्यूक्लियन है भाई? तो 16। इसको 16 से डिवाइड करके जो भी आ जाए वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यूरेनियम रिएक्टर से मिलने वाली शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। यदि रिएक्टर 2 किलोग्राम ईंधन 30 दिनों में खर्च करता है तथा प्रत्येक विखंडन से प्राप्त उपयोगी ऊर्जा का मान इतना MeV है। ठीक है, अवोगाड्रो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इतना किलो मोल। ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 पर किलो मोल के बराबर दिया हुआ है। अब इसमें यूरेनियम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना है? 92, और ये 235 क्या है? मास नंबर दिया हुआ है। तो इससे हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अब अगर बोला जाए 2 kg ईंधन कितना खर्च हो रहा है? 2 kg के बराबर खर्च हो रहा है। कितने दिन में? 30 दिनों में। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कितना कि 2 kg में कितना ये होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या 235 ग्राम, 235 ग्राम में ये कितना है? 1 मोल है। ठीक है, 235 ग्राम मतलब यूरेनियम 235 कितना है? 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कि अगर 2 kg होगा तो उसमें कितना
मोल होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि नाभिक की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो देखो कितना टोटल नाभिक होगा, अगर उसको एन से हम लोग डिनोट करें, ठीक है, तो एन से अगर डिनोट करोगे नाभिक की संख्या को, तो सबसे पहले कितना है 2 kg, तो 2 kg मतलब 2 × 10⁻³ इतना ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 235 ग्राम से भाग दे देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब एक न्यूक्लियस से ये दिया हुआ है, प्रत्येक विखंड से प्राप्त उपयोगी ऊर्जा का मान कितना है, 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल जो एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, तो नंबर न्यूक्लियस का हम लोग निकाल चुके हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यही पूछा गया है, मिलने वाली शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या निकला, एनर्जी, ये निकला एनर्जी। अगर पावर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ई टोटल जो आया है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। अब इतना कितने दिन में हो रहा है भाई, तो 30 दिन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकला क्या, 3, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो घंटा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, तो ये आ गया सेकंड। अब ध्यान में ये रखने वाली बात है कि यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये जो भी आएगा ई टोटल आएगा वो क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको कन्वर्ट कर ले, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेकंड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल पर सेकंड में कर सकते हैं इसको। किससे भाई, तो 10⁻6 मेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 से कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यूनिट का ध्यान रखना है, तो यही पावर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें यही निकालना था कि भाई 2 kg दिया हुआ है तो उसमें कितने मोल्स होंगे, तो पहले हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है, यूरेनियम 235 से डिवाइड कर लिया, उसके मास नंबर से डिवाइड करके तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो उससे हम फिर क्या किया, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस पता चल गया। फिर उसके बाद ये कर लिया। न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः इतना तथा इतना है। पहला, इनमें कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है? तो सबसे पहले देखो प्रति न्यूक्लियन ही दिया हुआ है बंधन ऊर्जा किसका, 1.12, और इसका दिया 7.04। हाइड्रोजन का देखो बहुत कम है, किससे, अल्फा से, है कि नहीं। और प्रति न्यूक्लियन ही क्या बताता है, उसकी स्टेबिलिटी बताता है, तो जाहिर सी बात है किसका स्टेबल ज्यादा होगा, तो अल्फा कण यानी हीलियम न्यूक्लियस का, ठीक है। यदि 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाएं तब इस प्रक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ेगी अथवा मुक्त होगी तथा कितनी होगी, हमें यह निकालना है। अब यहां पे देखो ये दोनों मिलके क्या बनाया है, हीलियम बनाया है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, हीलियम बनाया है। तो हमें ऊर्जा देना पड़ेगा या फिर इससे निकलेगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, अगर ये हाइड्रोजन है, पहले क्या किया हमने, हाइड्रोजन, तो इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसकी कुछ बंधन ऊर्जा होगी, उसी तरीके से इस हाइड्रोजन का भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का निकल जाएगा, और एक इसका भी बंधन ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं, कहने का मतलब ये, ऐसा सोचो कि हमने पहले बनाया हाइड्रोजन, कुछ ऊर्जा रिलीज हुआ होगा, पहले अलग अलग था, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन अलग था न्यूट्रॉन अलग था, मिलाया, कुछ ऊर्जा रिलीज हुआ होगा, इसमें भी कुछ ऊर्जा रिलीज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब ऊर्जा रिलीज हुआ, मान लेते हैं कि उसका मान x है, यहां पे हीलियम को बनाने में ऊर्जा जो रिलीज हुआ उसको मान लेते हैं कि y के बराबर है। अगर बोला जाए कि ऊर्जा इसमें जो रिलीज हुआ y जो आया, y का मान मेरा ज्यादा आ जाए, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, ये दोनों मिल के जब ये बना हीलियम, तो एनर्जी और कुछ ना कुछ रिलीज किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि इसका बंधन ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों बना होगा तो ज्यादा रिलीज हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ही कंपेयर कर लेंगे। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना हुआ, H का, अगर बाइंडिंग एनर्जी देखो इसका H, यहाँ पे H लिखे मतलब बाइंडिंग एनर्जी H का है, ठीक है। तो पर न्यूक्लियन दिया हुआ है तुम्हें, हाइड्रोजन का दिया हुआ है इतने के बराबर, ठीक है। तो इसमें कितना न्यूक्लियन है, 2 के बराबर, तो 2 गुना 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल निकाला जाए ई बी हाइड्रोजन का टोटल अगर पूछा जाए तो 2 है भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो 2 इंटू इसके बराबर हो गया, मतलब हो जाएगा 4.448 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने इसका निकाल लिया, इसके बराबर हुआ। अब हीलियम का अगर पूछा जाए तो हीलियम का कितना होगा, तो हीलियम का देखो डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी किसका भाई, हीलियम का, एक ही है ही, तो कैसे निकालेंगे। इसमें कितने न्यूक्लियन है, तो देखो 4, टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, तो 4 के बराबर, 4 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, वो 7.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 6/28, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतना है, इसका बाइंडिंग एनर्जी इतना है, तो कितना होगा, रिलीज ही हुआ होगा, इसका क्या गया, ज्यादा आ गया, मतलब इसको बनाने में जो ऊर्जा रिलीज हुआ होगा वो ज्यादा हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ होगा, ये इसमें हुआ होगा रिलीज। तो यही पूछा गया है कि दो ड्यूटेरियम मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ेगी या मुक्त होगी, तो क्या होगी, मुक्त होगी, देनी नहीं पड़ेगी, और कितनी, तो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा भाई, मुक्त होगी और इनके बराबर होगी, इनके डिफरेंस के बराबर मुक्त होगी, देनी नहीं पड़ेगी, क्या होगी, मुक्त होगी। किसी नाभिकीय विखंडन क्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान का क्षय 1.2 ग्राम होता है, इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, जूल में हमें निकालना है, 1.2 ग्राम दिया हुआ, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम के बराबर दिया हुआ है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, तो ई जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा एम इंटू टी स्क्वायर। अब चूंकि जूल में पूछा तो इसको ऐसे ही पुट कर दो, 1.2 गुना 10⁻³ जूल में निकालना है, तो ये केजी में कर दिया डेल्टा एम को, में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इंटू सी स्क्वायर, तो 3 गुना 10⁸ स्क्वायर, मतलब 1.2 इंटू 9 इंटू 8 दूना 16 में से 13, 10⁻13 हो जाएगा, तो 10.8 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर 13 दिया हुआ है, अगर 1.08 करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर है ना। यहां तक कोई दिक्कत, 1.08 इंटू 10⁻14 जूल के बराबर होगा। 1 AMU द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा होगी, तो ये तो वैल्यू याद ही रखना है भाई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट इतना एनर्जी होता है। यदि प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता, तो ध्यान से देखो कि किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा पर प्रभाव कितना पड़ता, तो ई बराबर क्या होता है, तो mc², m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पहले कितना था, 3 इंटू 10⁸ और अब हो गया 10⁸, तो अब देखो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ई डैश जो होगा m इंटू सी, अब कितना हो गया, c/3 हो गया, c/3 हो गया या नहीं हो गया, अरे पहले 3 सी कितना था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था, अब जो सी डैश हो गया वो कितना हो गया, तो 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया या नहीं हो गया, तो यही होगा। तो ई डैश अगर निकालें, ई डैश निकालें तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ई डैश जो होगा, ई डैश का वैल्यू क्या, e/9 हो जाएगा, मतलब जितना पहले होता उससे 9 गुना घट जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इतना है, प्रति न्यूक्लियन दिया हुआ है, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन। नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की गणना कीजिए, तो ध्यान से देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया हुआ है, इसमें न्यूक्लियन कितना है, 4, तो ई जो टोटल हुआ होगा बाइंडिंग एनर्जी ई बी, वो कितना हुआ होगा, 4 गुना 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान क्षति निकालना है, ग्राम में, केजी में, कुछ में भी निकाल दो, तो ये देखो यूनिट ध्यान में रखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या एएमयू में भी निकाल सकते हो, एएमयू में भी निकाला जा सकता है अगर मास पूछा है तो इसके बराबर है या नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ईबी जो होता है वो क्या होता है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर 6 इंटू 7 4 इंटू 7.0756 के बराबर। अब देखो 1 AMU जो होता है ना, 1 AMU जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 931.5 या 900
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इसी के बराबर होता है। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो क्या करेंगे भाई, तो अगर बोला जाए 4 इंटू 7.0756, इसके इक्विवेलेंट कितना मास हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 1/931 हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे 4 इंटू 7.0756 से, तो यही हो जाएगा क्या, 1 AMU से इतना एनर्जी निकल रहा है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा, वो किससे, 1/931 से, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना निकलेगा, गुना कर देंगे, यही जो आएगा वो क्या आएगा, समथिंग AMU में आएगा। ठीक है, तो जो द्रव्यमान क्षति है वो किस में निकल जाएगा, AMU में निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर C का वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻8 रखोगे तो डेल्टा M क्या है, में आएगा केजी में, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ से जो M कैलकुलेट होके आएगा C का वैल्यू रखोगे तो किस में आएगा, केजी में आएगा, फिर ग्राम में चेंज कर सकते हो। ये तो एक तरीका है ही, दूसरा सबसे सिंपल यही है, हमें चाहिए इतना ऊर्जा, तो द्रव्यमान क्षति सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है, ये बात अगर याद है तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं कि 1 AMU इतना के बराबर होता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना AMU तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, यदि हीलियम नाभिक का द्रव्यमान इतना हो तो हीलियम की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, M मतलब हमें दिया हुआ है 4.0082 AMU के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, मास न्यूट्रॉन का जो दिया हुआ है 1.0090 AMU के बराबर दिया हुआ है। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.0081 AMU के बराबर दिया है। अब हीलियम नाभिक है, हीलियम है 2, 4 इधर भी लिखो उधर भी लिखो, न्यूक्लियन कितना है इसके पास, तो 4 के बराबर है। न्यूक्लियन कितने हैं, तो 4। ठीक है, अब तुम्हें यह बात दिया हुआ है क्या, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं, और हमें पूछा है कि बंधन ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा अगर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा M इंटू T² के बराबर निकालेंगे। ठीक है, या फिर AMU में सिर्फ निकाल ही लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तुम ऐसा करो कि डेल्टा M ही निकाल लो, सिंपल सा, डेल्टा M अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, दो इसमें क्या है, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया, और माइनस जो मास दिया हुआ है इसके बराबर हो गया। अब ये आएगा जो वैल्यू वो किस में आएगा, AMU में आएगा, इसमें आएगा AMU में आएगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा, मान लिया ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, x आया, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।